दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन के। जो पहला पार्ट हुआ था उसमें हमने कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन किया था, लगभग 4 से 5 बिंदु जो है वो डिस्कस हो चुके थे। अभी हम लोग बाकी के 5 बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही एक निबंध लेखन के प्रयास को भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम निबंध को लिख सकते हैं, उसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, उसके मुख्य जो भाग हैं उसको कैसे लिखेंगे, और साथ ही जो है आप जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं आपके अपने कंक्लूज़न को, उनको सभी को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं धनंजय सिंह आप सभी का। और आज की क्लास में हम लोग निबंध लेखन पे दूसरे पार्ट पर बात कर रहे हैं। पहला पार्ट आप लोग सभी लोग देखे होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको और समस्या आ रही है, जिसको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। तो ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी 2 या 3 निबंध करा दिए गए हैं, जैसे कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, उसके लालच की नहीं। गांधी जी का एक कोटेशन था और ये पूछा गया है। दूसरा जो हमने निबंध कराया था, 2 कराए थे कॉन्क्रीट निबंध, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास में करा दी गई है, जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने बात की थी। उस पर भी हम लोग यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा था। तो निबंध एक परिचय, निबंध क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल बातचीत की थी। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा कि निबंध के बारे में कैसे निबंध पूछा जाता है, क्या कितने शब्द के होते हैं, क्या इसमें लिखना होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको मुख्य रूप से बता दी गई हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको दिखा दिया गया है कि 1000 से 1200 शब्दों में आपसे 2 निबंध पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और इसमें जो है आप अपनी स्किल के आधार पर कैसे निबंध को, इतना बड़ा निबंध, चूँकि होता क्या है कि हमारे 1200 शब्द जो है हम कभी लिखे नहीं होते हैं, और इसको लेकर के बहुत ऊहापोह रहती है हमारे लेखनी में। तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, इस पर हमने बात की थी। तो कुछ 2022 का ये पेपर है, जिसमें बताया गया था कि 2 प्रकार के निबंध आपसे पूछे जाते हैं, मूर्त और अमूर्त। जो कॉन्क्रीट निबंध होते हैं, यानी कि जिसका टॉपिक दिया होता है, आपको उसी के इर्द गिर्द लिखना होता है। वैसे ही दार्शनिक निबंध जो है आजकल पूछे जा रहे हैं आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में, जो कि दोनों ही, अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको दोनों ही निबंध जो है वो दार्शनिक या फिलोसॉफिकल या कोटेशन बेस्ड निबंध लिखने पड़े, जिसमें आपको डायमेंशन आदि जो है अपने खुद निर्धारित करने पड़ते हैं। इसके आधार पर हम लोग देखे थे। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ निबंध देखे थे पुराने। निबंध के परिचय के बारे में, कैसे हम लिखते हैं, निबंध की क्या परिभाषा होती है, क्या आपकी शब्द सीमा होगी, शब्द सीमा को कैसे पूरा करें, बांटें कैसे, कितने में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कितने में आप जो है मुख्य भाग को लिखेंगे, कितने शब्दों में आप जो है अपना कंक्लूज़न देंगे, कंक्लूज़न में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ बताई गई थी आपको कि निबंध, अच्छा निबंध के क्या क्या गुण होते हैं, जिससे कि हमने देखा था एक निश्चित लक्ष्य होता है। लेकिन निश्चित लक्ष्य क्या है, यानी कि मान लीजिए आपसे कोई पर्यावरण संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं निबंध में, तो उसको जो है आप पर्यावरण से जोड़ करके और एक कंक्लूड करेंगे, जिसमें एक अपना स्पेसिफिक टारगेट आप डिसाइड करते हैं। साथ ही हमारा इसमें क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति होती है। यानी कि आत्म अभिव्यक्ति क्या होती है कि अपने जो भी विचार हैं उनको रिप्रेजेंट करना, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपने पूर्वाग्रहों आदि को छोड़ करके जो आप समाज में देख रहे हैं, अपनी विचार जो है वो प्रस्तुत करें। वह सभी भागों में, सभी आयामों में कैसे परिलक्षित होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। एक सूत्री होना चाहिए, यानी कि एक धागे में बंधा हुआ निबंध होना चाहिए, जिसमें तारतम्यता बहुत ज़रूरी होती है। कि आप इंट्रो लिख रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि इंट्रो जो है पूरी तरीके से, कुछ लोग जैसे कि कॉपी हमने चेक की है ऑफलाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तारतम्यता की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई है। उसको आपको सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार कैसे किया जाएगा, वह नियमित लेखन से किया जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आप जो है राजनीति में हो, या अपनी लेखनी में हो, किसी भी विषय को आप जो है अध्ययन कर रहे हैं, किसी विषय में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई देखिए, विराट कोहली हैं। विराट कोहली का जो आज रूप है, वह पिछले
12 सालों से 13 सालों से जो उन्होंने खेला है, जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, नियमित फिटनेस पर ध्यान दिया है, फिटनेस के साथ साथ जो है उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाया है। जैसे कि आपके वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पे लास्ट फाइनल में उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। वैसे ही आप जसप्रीत बुमराह का देख सकते हैं कि एक ऐसा बॉलर जो हमेशा कठिन परिस्थितियों में आता है और इतनी सटीक बॉलिंग करके भारत को मैच जिता देता है। उस तरीके से आपको नियमित प्रैक्टिस करनी होगी। एक माननीय मोदी जी के साथ इंटरव्यू चल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसको देख लीजिएगा। 40-42 मिनट का एक बड़ा ही शानदार इंडियन टीम के साथ इंटरव्यू है और आप देखेंगे कि एक देश का नेतृत्व करता यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से ये समझाया है कि बारीकियां कैसे देखी जाती हैं, किस तरीके से आप उस फील्ड के न होते हुए उनकी बारीकियों को अगर समझ रहे हो, उनकी भावनाओं को समझ रहे हो, तो जो है सूर्य कुमार यादव से जो एक उनका छोटा सा 2 मिनट का कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को ज़रूर देखना कि जो वो कैच लास्ट में लिया गया था सूर्या द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीकन जो खिलाड़ी थे, जो कि लास्ट खिलाड़ी थे जो हिटिंग कर सकते थे, उन्होंने उनका कैच जैसे ही पकड़ा जो बाउंड्री से बाहर चले गए फिर अंदर आए, तो उसकी प्रैक्टिस जो है उन्होंने 150 बार की थी। छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना होता है और वो प्रैक्टिस कब काम आई, फाइनल में काम आई। तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ जी से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये प्रैक्टिस जो है सूर्य कुमार यादव लगभग 150 बार पहले भी कर चुके हैं। अर्थात जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी लेखनी में निखार आएगा। आप जिस भी काम को कर रहे हो उस काम में एक्सपर्टीज़ आपकी हासिल होगी और वो एक्सपर्टीज़ उस दिन आपको डी डे यानी कि एग्ज़ाम के दिन आपको दिखाना है और वो अपने आप दिखने लगेगी। तो ये हमें देखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो एसे है वो पठनीय होना चाहिए, यानी कि जो भी राइटिंग आप लिखते हैं वो जो राइटिंग है वह रीडेबल हो। कोई भी एक 10वीं क्लास का बच्चा जो है उसको अगर पढ़ सकता है तो आपकी राइटिंग अच्छी है, उस पठनीय है। अगर उसमें सुंदर राइटिंग हो, जिस पर हमने कल उस बात भी की थी लास्ट लेक्चर में कि वो सुंदर हो, तो उसका अलग ही एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो उसको जितना अच्छा निखार सकें वो आपको प्रैक्टिस से होगा। मौलिकता, इसमें जो है मौलिकता होनी चाहिए। अब मौलिकता को कैसे डालें इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि करंट अफेयर्स के मुद्दों को हम किस तरीके से जोड़ें। अपने जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो विशेषकर आप देखते होंगे करंट अफेयर्स में आपको सर पढ़ाते होंगे, तो उसमें आपको प्रतिदिन के जो शब्द आ रहे हैं, नए शब्द आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ शब्दों को बताया है। जैसे मोदी जी ने बात किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव, कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। तो इस तरीके के शब्द हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मोरालिटी है, इस तरीके के शब्द जो है, इन्वायरमेंट से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग है, ये शब्द आपके ऐसे में ट्रांसपेरेंसी है, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इनके बारे में ज़रूर लिखें। जिससे क्या होता है कि आप जो है अपने जो भी चीज़ें हैं, आप निबंध आज पढ़ रहे हैं, लिखना होगा आपको 2025 में, 26 में, तो उस समय की समसामयिक घटनाओं से जो नेशनल इंटरनेशनल घटित हो रही हैं, उनसे अगर आप जोड़ करके लिखते हैं तो ये आपकी मौलिकता मानी जाती है। और उसको कैसे जोड़ें उसको भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको अच्छे से दिखा दी। यहाँ पर भी हम लोग बात करें। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हम निबंध को पैराग्राफ में ही लिखें? तो बिल्कुल पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप छोटे पार्ट में उसको चार्ट, ग्राफ, मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं, जो कि पेज का 10% से अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए। बॉक्स में बना करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो तभी करें, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। निबंध का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो कई भागों में निबंध को बांटा जाता है, जैसे कि आलोचनात्मक निबंध और आपका विश्लेषणात्मक निबंध। इस तरीके के निबंध जो है वह विभिन्न विभागों में, विभिन्न आपके एकेडमिक में लिखे जाते हैं। लेकिन जब यूपीएससी की हम बात करेंगे तो 2 ही प्रकार के निबंध जो हैं आपके सामने आते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त निबंध ऐसे होते हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई टॉपिक पूछ दिया जाए, आपको इकोनॉमी से कोई संबंधित टॉपिक पूछ दिया जाए, या गरीबी, भूखमरी, इस पर संबंधित कोई टॉपिक पूछ दिया जाए, या कोई टॉपिक दे करके लिटरेचर से संबंधित कोई आपको टॉपिक दे दिया जाए जिसके इर्द गिर्द आपको निबंध लिखने होते हैं। वहीं अगर हम अमूर्त निबंध की बात करें तो ये जो है
अमूर्त निबंध जो है विशेषकर जो होते हैं वह दार्शनिक निबंध होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं। उसके बारे में आपको अपना खुद एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, और उसके दोनों पक्षों को ज़रूर दिखाएं, पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, और साथ ही साथ एक कंक्लूज़न अवश्य दें, उसके रेमेडीज़ अवश्य दें। रेमेडीज़ जैसे कि आपने कोई समस्या बताई कि भारत में जो गरीबी के ये कारण है। गरीबी एक समस्या है, आप सभी को पता है, और सभी अभी 2024 के चुनाव में आपने देखा कि गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के बातें काफ़ी हो रही थी। तो इन समस्याओं को तो सभी लोगों को पता है कि समस्याएं हैं, समस्याओं के कारण क्या हैं, लेकिन कारण के साथ साथ जब परिणाम आप जो है उसके समाधान को भी लिखेंगे तो अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप अच्छे राइटर और अच्छे वक्ता माने जा सकते हो, और आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे जब आप जो है समस्याओं का समाधान, अगर गरीबी है तो गरीबी को कैसे दूर किया जाए उसके कुछ उदाहरण देंगे आप। उसके उदाहरण जो है आप जैसे कि मुद्रा योजना जो है हम दे सकते हैं। हम गरीबी को दूर करने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट जो है स्कीम चला रही है, विभिन्न जो है योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से हम स्किल्ड हो करके रोजगार प्राप्त करें। सरकारी सेवाओं में जाने के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है, आप सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना चाह रहे हैं तो निःशुल्क जो है शिक्षा दे रही है। विभिन्न राज्यों में जैसे कि गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड आदि में क्या किया जाता है, उनको कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो है एक सब्सिडी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप जो है अगर दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से भी हो सकता है और सरकार खुद भी कराती है, जैसे कि अंबेडकर आवास योजनाएं हैं, बहुत सारे हॉस्टल ऐसे बने हुए हैं जिसमें दलित वर्ग के लोगों के लिए, SC ST के लिए बहुत सारी जो है कोचिंग संस्थान, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। वैसे ही समाज कल्याण विभाग जो है सभी राज्यों में कार्य करता है, जो कि क्या करता है, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन फीस आदि माफ़ करके बहुत कम पैसे में आपको वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ अवेलेबल कराता है। तो इस तरीके के समाधान भी आप अवश्य दिया करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, निबंध को हम कैसे अच्छा बनाएं। इसके लिए हमने कुछ बातें बताई थी। पहला तो प्रस्तावना आपको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से लिखनी होगी, उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मुख्य भाग है, कंक्लूज़न है, इस पर हम आपको बहुत सारे नोट्स और अन्य चीज़ें दे देंगे, लेकिन इसको कैसे हम और प्रभावी बनाएं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इनोवेशन, अपना खुद का इनपुट देना होगा। जैसे कि मैंने बताया था, निबंध जो है 5 प्रकार से प्रस्तावना निबंध की लिखी जा सकती है। आप जो है कविता के माध्यम से लिख सकते हैं, कहानी के माध्यम से लिख सकते हैं, कोटेशन के माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं फैक्चुअल भी आप डेटा दे करके, डेटा का बम्बार्डमेंट करके शुरुआत में एक अच्छा इंट्रो दे सकते हैं, या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, या आप प्रश्न पूछ करके, समस्याओं आधारित प्रश्न पूछ करके आप शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट के 2 जो है थोड़े से एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता मांगते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तरी और तथ्यों से अगर आप लिखते हैं निबंध, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास तथ्यों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर के ये आप दोनों पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। नहीं तो कविता, कोटेशन और कहानी के माध्यम से कोई भी एक नया जो नौसिखिया आपके जो न्यू कमर हैं वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, वो कहानी के माध्यम से, जो कि पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है। कहानी ऐसी बनाइए जो कि टॉपिक बेस्ड हो, जिस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना हो उसी के इर्द गिर्द हो। उसको नहीं हो तो उसको जस्टिफाई करिए कि इर्द गिर्द कैसे है, उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित समस्याओं का समावेशन हो उस आपके स्टोरी में समस्याओं के समावेशन के साथ साथ जो है और भी डायमेंशन जो उस पक्ष से हैं उनको भी आप इंट्रो में कहानी के साथ अंत में लिख सकते हैं। तो ये आपका है। दूसरा सबसे मुख्य भाग जो होता है उसमें डायमेंशन की हमको हमेशा समस्या रहती है, खास करके जो हम फिलोसॉफिकल निबंध लिखते हैं उसमें हमें समस्या ये होती है कि हम जो है किस किस डायमेंशन में लिखें। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्सिमम किसी भी निबंध लेखन के लिए आपको अपने सिलेबस में ही हिंट किया गया है कि आप जो है मुख्य परीक्षा का जो हमारा सिलेबस है उसमें जितने डायमेंशन हो सकते हैं उन सभी डायमेंशन का उपयोग
आप सभी का तो कर नहीं सकते, लेकिन 5 से 8 जो है टॉपिक इसमें से चूज़ करके अकॉर्डिंगली, अगर जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स में आपको एक तो पहले 17 के 17 गोल्स याद होने चाहिए। अगर गोल नंबर 8 की बात की जाए जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क की बात की गई है, तो वो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित वाला टॉपिक आ जाता है, उससे आप उसको वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि गोल नंबर 13 जिसमें क्लाइमेट एक्शन से संबंधित बातें की गई हैं, तो वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे में आप उसको जोड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें जो है अपने आप ही डायमेंशन दिए होते हैं, मैक्सिमम डायमेंशन उसमें दिए होते हैं, 1-2 डायमेंशन और ऐड ऑन करके आप उसको लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको चूज़ करना हो कि मैंने ये निबंध लिखा है, निबंध में कोई डायमेंशन छूट तो नहीं गया है, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए डायमेंशन की, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर है। उन सभी डायमेंशन को पहले आप अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लो, जैसा कि मैंने 15 डायमेंशन यहाँ पर बताए हैं, और वो सभी आपके किसी भी निबंध को लिखने के लिए GS 1 2 3 4 5 4 के जो सिलेबस है उसी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक, कला और संस्कृति, भौगोलिक, सामाजिक, महिला सशक्तिकरण, ग्लोबल इशूज़ हैं उसी में आप जोड़ सकते हैं, राजनीतिक, प्रशासन से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। अब आपका थर्ड पेपर आता है जो साइंस, टेक, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट है, और लास्ट का जो है एथिक्स और गवर्नेंस फिर आ जाता है। गवर्नेंस हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये कुल 15 मुद्दे हैं, उसमें भी आप जो है स्पेसिफिक बेस जा सकते हो। जैसे कुछ ऐसे इशू आएंगे जिसमें आपको इकोनॉमी के एग्रीकल्चर पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जो अब साइंस टेक के हेल्थ वाले इशू पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, या आप ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको स्ट्रेटजिक लोकेशन वाले टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें IR और ज्योग्राफी दोनों आ जाएगी। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों आ जाएंगे। तो ये ऐसे आपके पास एक मानक मिल गया कि हम मैक्सिमम इतने 15 टॉपिक पर अपने डायमेंशन बना सकते हैं। 15 के 15 बना करके लिखना वो बहुत मुश्किल कार्य है, ना तो हमारे पास उतना समय रहेगा और ना ही उतने हमारे पास पेजेस रहेंगे। जो हमारी शब्द सीमा है उसको भी फॉलो करना है। मैक्सिमम 1200 से 1300 शब्द में लिखना है, 1300 शब्द से ज़्यादा निबंध नहीं लिखना चाहिए, और 1000 मुझे लगता है 1100 से कम भी नहीं लिखना चाहिए। तो ये आपको आपकी जो है सारे डायमेंशन हमने बात की थी। इन डायमेंशन के अलावा जब हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने में भी हम बहुत सारी समस्याएं होती है, हम किस प्रकार से कंक्लूड करें। जैसे कि मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है ना। निष्कर्ष में हमने कुछ शब्दों को बताया था कि अगर आप जो है करंट अफेयर्स या जैसे स्पीच सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, राहुल गांधी जी की, या कोई भी संसद में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अच्छा बोलता है, उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द जो होते हैं वो बड़े चर्चित शब्द होते हैं, उन चर्चित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं आप। प्रतिदिन आप समाचार पत्रों में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता आदि में जब आर्टिकल लेख पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपको अच्छे लग सकते हैं और वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही उपयोगी होते हैं, उनकी बात आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, अगर आप इन शब्दों को समावेश अपने निबंध में करें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं भी संघवाद पे प्रश्न लिखना आ गया, संघवाद पे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, कंक्लूजन में आप जो है मोदी जी की स्पीच का एक लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव यानी कि उसको जो है हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फेडरलिज्म को मेंशन करें। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि सुशासन, गुड गवर्नेंस शब्द का आप उपयोग लगातार कर सकते हैं, एथिक्स, मोरालिटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है आए दिन हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि असम में अभी बाढ़ की समस्या, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना।
तो बारिश नहीं हो रही है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि जो नदियों में नदियों का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो जो है एक अलग समस्या है। सभी समस्याओं का जो है लिंकअप जो है वह आपके ग्लोबल वार्मिंग से है। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो कहाँ से आती है, ग्लोबल वार्मिंग से आ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, लेकिन इन शब्दों का उपयोग ज़रूर करना है। जलवायु, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सुशासन, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी है, इंटीग्रिटी है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप रेगुलर सुनते हैं। साइंस टेक में अगर आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनको आप अगर अपने निबंध में कहीं ना कहीं समावेशित करते हैं तो वो निबंध आपका बेस्ट निबंध की तरफ जाता है। अब देखिए, निबंध कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें तो उसको और सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग एक निबंध लिखेंगे। जिस पर हम लोग आगे बात भी करेंगे इसी लेक्चर में। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, लालच की नहीं। अब ये कोटेशन है जिस पे आपको प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो इस पर अगर आपको निबंध लिखना है तो जब भी हम लिखेंगे तो इसके बहुत सारे विभिन्न डायमेंशन की बात तो करेंगे ही करेंगे। इंट्रो आपका अच्छा तो होना चाहिए। आवश्यकता और नीड और ग्रीड, दो शब्द आपको इसमें दिखेंगे, नीड और ग्रीड। इन दो शब्दों के इर्द गिर्द जो है आप जो है अपने निबंध को व्यवस्थित करेंगे। लेकिन अगर निष्कर्ष की बात करें, ठीक है ना, आपने लिख लिया कि मनुष्य की आवश्यकता ही सब कुछ है, बहुत ज़्यादा हमें लालच नहीं करनी चाहिए। वह किस किस फील्ड में, इतिहास में आपने देखा कि लालच की वजह से युद्ध हुए। आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि लालच की वजह से बहुत सारे ज्योग्राफिकल जो है कंडीशंस हमारी बनी हैं, स्ट्रेटजिकल कंडीशन बनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे झगड़े बवाल जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है स्ट्रेटजिकल लोकेशन को लेकर के हैं, दो राज्यों के बीच में है, दो देशों के बीच में है। साथ ही साथ हमारे जंगल ज़मीन आदि का जो ह्रास हो रहा है वह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी मनुष्य के लालच और आवश्यकता के बीच एक कोरिलेशन आप बनाएंगे तो उसमें हमेशा समस्याएं दिखेंगी। ग्रीड की वजह से जो समस्याएं आई हैं उनको आप लिखेंगे और समस्याओं का समाधान लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता से अधिक जब लालच की किसी भी फील्ड में, चाहे वह विज्ञान और तकनीकी में हो, चाहे वह आपकी ये अर्थव्यवस्था में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे ज्योग्राफी लोकेशन को लेकर के हो, चाहे इतिहास में हमने देखा कि वर्ल्ड वार तक हमने जो है अपनी लालच की वजह से किया है। तो ये समस्या पहले तो हम दिखाएंगे आवश्यकता यानी कि नीड, मनुष्य की आवश्यकता क्या है, फिर उसकी वजह में अगर उसमें लालच को पैदा कर देंगे तो क्या समस्या होगी, उन समस्याओं का समाधान क्या होगा या समाधान क्या हो रहा है या प्रयास क्या चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे इस ऐसे को, जब कंक्लूड करेंगे यानी कि इसका हम कंक्लूज़न लिखेंगे, तो कंक्लूज़न में आपको कुछ जैसे निबंध दिए रहते हैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी आप सोचना चाहिए। जैसे मैंने कोटेशन गांधी जी ने कह दिया कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लालच की नहीं। लेकिन क्या लालच शब्द थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अगर इसी नीड को हम एस्पिरेशन कर दें, ग्रीड लालच को जो है हम एस्पिरेशन कह दें,
लालच की वजह से ही एस्पिरेशन आते हैं, मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षाएं आती हैं। अगर हम आवश्यकता पर ही बने रहते तो क्या मनुष्य आज इतना विकसित हो पाता? क्या हम चंद्रमा पर जाते? क्या हम मंगल ग्रह पर पहुंच पाते? क्या अगर हम सिर्फ आवश्यकता पर ही, आवश्यकता की पूर्ति की ही लगे रहते तो क्या हम आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी बना पाते? क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना उच्चतर कर पाते? तो इसमें लालच शब्द को लिख करके आप एक महत्वाकांक्षा शब्द को लिखेंगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, लालच की नहीं, लेकिन लालच जो है उसकी वजह से हमारे अंदर जो है महत्वाकांक्षाएं डेवलप होती हैं। महत्वाकांक्षाएं अगर मनुष्य की नहीं रहेंगी तो मनुष्य हमेशा वहीं पर पड़ा रहेगा, विकास की श्रेणी में आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम एरोप्लेन से कुछ ही समय में यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से जो है हम ब्रिटेन से जो है हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वह मनुष्य की महत्वाकांक्षा और उसकी एस्पिरेशन की वजह से ही संभव हुआ है। तो मनुष्य अगर आवश्यकताओं में ही संतुष्ट हो जाए तो क्या वह विकास की श्रेणी में आगे जाएगा? अतः मनुष्य को आवश्यकताओं के अलावा जो है वह आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ठीक है ना। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो वो कैसे? आवश्यकता में कहीं ना कहीं हमें महत्वाकांक्षा जब नज़र आएगी तो वो महत्वाकांक्षा हमारे लिए क्या करती है? प्रेरणा का काम करती है, जो हम विभिन्न विभागों में, चाहे वो राजनीतिक हो, आज देख रहे हैं कि हमारे गवर्नेंस, मोदी जी के जो भी मॉडल हो, उनका पहला, दूसरा, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो अगर कांग्रेस का जो ढर्रा चल रहा था 2002 से लेकर के, आपने 2003 से लेकर के 2013 तक, तो क्या उस तरीके के राजनीतिक माहौल में हम हमेशा रह पाते? तो उसमें महत्वाकांक्षाएं दिखे, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी आपको देखने को मिलती हैं, कुछ सामूहिक महत्वाकांक्षा मिलती है, जिसके हमने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लोगों ने क्या किया? हमें और अच्छी सरकार चाहिए, इसके लिए अन्ना जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया। हालांकि उसका रिजल्ट क्या है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उपजे जितने भी नेता थे उन्होंने कोई ना कोई राजनीतिक दल बना लिया, कोई ना कोई राजनीतिक दल में शामिल हो गए, और वो जो है आज कर रहे हैं उसका तो परिणाम सभी लोग देख रहे हैं। हालांकि वो अलग है, लेकिन सामूहिक महत्वाकांक्षा भी होती है एक समाज में बदलाव लाने का, और वहीं जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से हम विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, अन्य जगहों पर क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। तो मनुष्य अगर आवश्यकताओं में ही उलझा रहे, अगर वो अपने चीज़ों को, लालच शब्द जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए हम इसको यूज़ न करके एस्पिरेशन शब्द का उपयोग करके कह सकते हैं, एक कंक्लूज़न दे सकते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं के अलावा भी चीज़ों को देख सकता है। अगर वह आवश्यक महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो उसको स्पोर्ट्स के फील्ड में देखेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं आएगी। कंपटीशन जो है कुछ थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षा में लालच का भी पुट होता है। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी नहीं रहेगी तो हम कैसे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करेंगे? हम कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मचाएंगे? वही यानी कि सोशलिस्ट पूरी तरीके से अगर हम हो जाएंगे, आवश्यकताओं में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो पूंजीवादी जो हमारी संकल्पना है जिसमें प्रतियोगिता का बड़ा महत्व होता है, प्रतियोगिता हमारे लिए कितनी आवश्यक हो जाती है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। कंक्लूज़न आपका बड़ा ही क्रिएटिव होना चाहिए। इसके लिए हमने बात की थी कि आप अपने आसपास की समस्याओं को देख करके उसका जो है मूल्यांकन करें और उसका उत्तर लिखें। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो आप अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोटेशन, गीला कचरा यहाँ डालें, सूखा कचरा इस बॉक्स में डालें, उसके लिए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, इस तरीके के 3 बॉक्सेस होते हैं। उनको मेडिकल जो होते हैं आपके कचरे उसको अलग डालते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा, ये आप लोग हर जगह देखते होंगे कि अगर प्लास्टिक पोल्यूशन को हमें दूर करना है तो उसमें क्या है, पहला जो है ये किससे संबंधित है? ये है प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित। अगर प्लास्टिक पोल्यूशन पर कोई आपको निबंध लिखने के लिए आए तो एक सिंपल सा एक आप जो है चार्ट ग्राफ कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या कहेंगे कि
हमें पहले जो है इसको रिफ्यूज़ करना चाहिए। रिफ्यूज़, रीयूज़ एंड रीसाइकल। अगर रिफ्यूज़ का मतलब है कि प्लास्टिक, जैसे जैसे कि हम शुरू में जब प्लास्टिक आज से 10-15 साल 20 साल पहले हम देखें तो प्लास्टिक जो है वो बहुत पतले प्लास्टिक आते थे जिसमें हम लोग चाय पीते थे, पानी पीने के लिए यूज़ करते थे। वो बड़ा ही ख़तरनाक था और वो जो है डिग्रेड नहीं होता था और उसको जो है रिसाइकल करना भी बड़ा मुश्किल रहता था। ऐसे उत्पादों को सरकार ने प्रमोट किया कि उसको सीधे सीधे रिफ्यूज़ करिए, उसको यूज़ करना बंद करिए। उसकी जगह जो है मोटे प्लास्टिक आए और अब जो है आकर के देखते हैं हम कि फाइबर के ही ग्लासेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कागज़ के ही ग्लासेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो पहला क्या है कि रिफ्यूज़ करना। ऐसी जो भी हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, खास करके प्लास्टिक से बनी हुई, पहले उसको रिफ्यूज़ करिए। रिफ्यूज़ अगर नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, तो आप उसको रीयूज़ करिए, यानी कि ऐसी प्लास्टिक की ग्लास बनाइए जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें और उसको फेंकने से कतराएं, तो रीयूज़ कर सकें। अगर ये भी ना संभव हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसको हम क्या यूज़ तो करेंगे लेकिन उसको रिसाइकल कर सकें। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा आसान होता है। आप सभी नगर निगमों में हर जगह देखते होंगे कि ये चीज़ें आपके लिए लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आगे, निबंध की सामग्री क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके पास कहाँ से कंटेंट आएगा, कैसे आएगा। अब पहला जो है आपके पास तथ्य अवश्य होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि जब हम दार्शनिक निबंध लिखेंगे तो उसमें तथ्यों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि तथ्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। जब तक तथ्यों का अच्छा आप जो है उपयोग नहीं करेंगे, निबंध में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपने बोला भारत बहुत गरीब देश है, तो गरीब की एक परिभाषा गरीबी की आपको बतानी होगी। गरीबी क्या होती है, यानी कि $1.9 से कम अगर हम कमाते हैं तो हम जो है गरीब हैं। ठीक है ना, तो भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो $1.9 से कम कमाते हैं, या $1 जो भी है आपका मानक है विश्व बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक का जो भी आंकड़ा है वो आप देखेंगे। फिर भारत में गरीबी जो है, कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। जैसे कि आप लगातार सुनते रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार जो है आंकड़ों का उपयोग किए हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका है भारत में पिछले 10 सालों में। तो वो आंकड़ा आप जब तक नहीं डालेंगे तब तक जो है आपके तथ्य जो है, आपके जो बातें हैं वह प्रामाणिक नहीं मानी जाएंगी। इसका उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा कि एक जज है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है। कौन है? ए व्यक्ति है जिसने चोरी की है और ये पकड़ा गया है। ठीक है ना, ये इसने जो है 50,000 की चोरी की है, कुछ सामान की, चाहे जैसे भी। अब ये कोर्ट में गया है। ठीक है ना, कोर्ट में गया है, तो कोर्ट में हमारा एक लॉयर होता है, इसका एक लॉयर है ए का। वो लॉयर जो है अगर समझदार होगा तो वह जो है, अब 50,000 के सामान की चोरी की सजा 10 साल है मैक्सिमम, 10 साल है मैक्सिमम। अब इसको जो है लॉयर अगर समझदार होगा तो मान लीजिए दो प्रकार के लॉयर हैं। पहले अगर मान लीजिए उतना समझदार लॉयर नहीं है या उसके पास दो तथ्यों का जमावड़ा नहीं है, एक है और एक के पास तथ्य है। ठीक है ना, तो अब वो बोलेगा कि पहला लॉयर जिसके पास तथ्य नहीं है वो बोलेगा कि व्यक्ति गरीब है और इस वजह से, गरीबी की वजह से इसने चोरी की है, आप जो है इसकी जो है इसको थोड़ा इसको माफ़ कर दीजिए। तो क्या जज माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो बोलेगा कि इसके पास बाइक है, इसके पास अपना घर है रहने के लिए, इसके पास 10,000 पर मंथ की नौकरी है, तो ये गरीब नहीं है। वहीं अगर इसके पास तथ्य होते, व्यक्ति के पास, जो कि दूसरा लॉयर है जिसके पास तथ्य हैं, वो कहेगा कि सर जो सबसे मिनिमम वेजेस का मामला है वो 11 से 12,000 के 11,500 या 12,000 कुछ है, 12,000 है, तो उससे भी ये कम पाता है।
यानी कि जो मिनिमम वेज है उससे भी कम ये सैलरी पा रहा है। जो बाइक है उसके पिताजी की है, इसकी नहीं है। इसके पिताजी जो है इसको जो है अपने घर में रेंट पर रखे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है, परेशान है, और इसको इसकी बिटिया है, उसकी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से इसने ये चोरी करनी पड़ी। हालांकि इसको सज़ा से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये 10 साल की सज़ा को 2 साल की सज़ा में बदला जा सकता है। तो एक व्यक्ति, एक लॉयर जो है वह, उसके पास अगर तथ्य हैं तो वो सज़ा को कम करा सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेता है। वैसे ही आप जो है एक तथ्यपूर्ण निबंध लिखते हैं तो जो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला है वह आपकी बातों से वहीं सहमत हो जाएगा, नहीं तो वो अपना दिमाग लगाने लगेगा और वो अलग से गरीबी की परिभाषा समझने लगेगा और वो अलग से अपने जो भी उसके पूर्वाग्रह हैं उनको देखने लगेगा। तो आपको उतना अच्छा अंक नहीं मिलेगा यदि आप जो है इस लॉयर की तरह हैं जिसके पास तथ्य हैं और तथ्यों के साथ साथ विशेष परिस्थिति में जो तथ्यों का उपयोग है वो कर लेता है, तो वह अपनी उसकी सज़ा को कम करा लेगा। तो तथ्यों की बड़ी ही आवश्यकता होती है। अब इन तथ्यों को हम कहाँ से इकट्ठा करें, क्लियर है ना। सबसे बड़ी समस्या आती है कि तथ्य, चलिए ठीक है, हमें तथ्य की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैंने जो डायमेंशन बताए हैं सभी डायमेंशन में कुछ तथ्य होते हैं। जैसे इतिहास में आप बात करेंगे तो ग्लोबल इशूज जो हैं उनको, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के बाद जो है क्या क्या समस्या आई थी वह आप बात कर सकते हैं। आप जो है भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको भारत और के परिप्रेक्ष्य में लिखना हो तो, या वैश्विक ग्लोबल इश्यूज़ में लिखना हो तो वर्ल्ड वार, इस तरीके के तथ्यों का आप उपयोग करेंगे। विश्व युद्ध हुए, विश्व युद्ध प्रथम कब हुआ, क्या क्या इसमें नुकसान हुआ था, इसमें कौन से गुट थे, कौन सा गुट किधर था, ये आपको याद रखना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या क्या समस्याएं थीं, क्या ग्लोबल कंडीशन थी, कौन से दो गुट थे, उन दो गुटों में कौन कौन से लोग थे, इसकी बात की मतलब इतने फैक्ट मिनिमम कब हुआ था विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको एटलीस्ट दो मतलब कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में तो जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का 10 साल पहले कितना था, आज़ादी के समय कितना था, आज कितना है, ये तथ्य बिल्कुल जीरो, जो कि बहुत है। हम जो है अर्थव्यवस्था की किस पायदान पर हैं, तो इन तथ्यों को कहाँ से कलेक्ट करें। तो पहला जो सबसे आसान जो तरीका है आपका वो है कि आप जो है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। कोई भी आपके कोचिंग संस्थान में जो मैगज़ीन दी जा रही हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जो है नेशनल लेवल की कोई मैगज़ीन आती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, जो जिसमें आलेख अवश्य हों, उन आलेखों को पढ़ने से भी, तो करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि आप जो है कुछ पुस्तकें हैं जो सरकारी आती हैं, जैसे कि योजना है, ठीक है ना। योजना का लाभ तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन योजना मैगज़ीन से आप जो है एग्जैक्ट तथ्य नहीं आप इकट्ठा कर सकते, लेकिन डायमेंशन को इकट्ठा कर सकते हैं। योजना मैगज़ीन आप लेंगे, जैसे अभी हाल ही में लास्ट मंथ मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर थी, ठीक है ना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कल्चर पे थी, उससे पहले आर्ट एंड कल्चर पर थी, तो उसके जो सोशल मीडिया और संस्कृति कल्चर पर थी, तो उसमें बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि द हिंदू पढ़ रहे हैं, इसके एडिटोरियल्स पढ़ें, वहाँ पर बहुत अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तथ्यात्मक फैक्ट होते हैं, विद जो है इस केस स्टडी बेस्ड होते हैं। वहाँ इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ रहे हैं, और हिंदी या गुजराती या आप किसी भी भाषा में हैं तो उसके लिए आप जनसत्ता, दैनिक जागरण, या दैनिक भास्कर जो है, नेशनल इशू जो आते हैं वो आप अवश्य पढ़ें। इन तीन के अलावा आप अपना खुद का एक
डेटा शीट यानी कि चीट शीट बोलते हैं जिसको, फैक्ट शीट बनाएं। चीट शीट बोलते हैं इसको जब हम एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं। तो ये आप जो है इतने ही सोर्सेज आप यूज़ करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि क्या हमें जो है निबंध की कोई पुस्तक ऐसी हो जो मार्केट में अवेलेबल हो जिससे हम पढ़ के निबंध लिख लें। तो ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान और अन्य लोग जो है पुस्तकें रिकमेंड करते हैं या लिखते भी हैं, देते भी हैं, जो आपके किसी काम का नहीं होता है। वह उनके खुद के विचार हैं, वो विचार यूनिडायरेक्शनल होते हैं, उन विचारों में कोई बहुत क्रिएटिविटी नहीं होती है, बहुत सारा डायमेंशन क्लियर नहीं होता है, और आप जो है उसमें उलझ जाएंगे, सोचेंगे ये अच्छा निबंध है और इसी को हम मॉडल बना करके लिख लें, तो वो अच्छा निबंध नहीं होता है। आज इसमें आपको खुद प्रयास करना होगा। बिना सेल्फ स्टडी के, बिना सेल्फ राइटिंग के आप कभी भी अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। आप कुछ भी पढ़ लो, आप एग्ज़ाम में जाओगे तो जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, जो आपको सोचने और लिखने की जो स्किल है, वही हूबहू आप वहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्यों सर हम पढ़ करके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि उसमें जो है आपका व्यक्तित्व जो है वो नहीं झलकेगा। जब आपका व्यक्तित्व नहीं झलकेगा तो निबंध पूछा क्यों जाता है, इस पर भी बड़ी बात होनी चाहिए कि जब आपके पास जीएस है, निबंध क्यों पूछा जाता है। निबंध पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो भी छात्र है, जो भी कॉम्पिटिटर है, उसके पूरी जो पर्सनालिटी है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, उसको समझना। यानी कि आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए पूछी जाती है, व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर देखिए हमारे जीएस के सारे टॉपिक दिए रहते हैं आपको, जीएस 1 2 3 4 5 4 पेपर है, और इन सभी पेपर्स के आधार पर भी आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन क्यों नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो शब्द सीमा होती है वो 250 शब्द होती है। 250 शब्दों में आप अपने विचारों को उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तथ्य ही ऐसे इतने होते हैं कि आप उसको लिख देते हो, और बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप दो दो लाइन ही लिख करके भी, बहुत ज़रूरी नहीं है तो कुछ में तो सीधा सीधा आप आंसर ही लिख देते हैं, कंक्लूजन कुछ लिख देते हैं, लेकिन इंट्रो नहीं लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है यह समझ में नहीं आती। जब उसको ज़्यादा शब्दों में आपको व्याख्यायित करना होगा तब जाकर के आपकी पर्सनालिटी समझ में आती है। तो निबंध लेखन जो है वो क्या है, आपकी जो व्यक्तित्व मूल्यांकन है उसका एक ज़रिया है, इसलिए निबंध पूछा जाता है। आपके जो पर्सनालिटी, आप बोलोगे कि इंटरव्यू में तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लिया ही जाता है, तो इंटरव्यू में भी हमारे पास बहुत कम समय रहता है, 15 से 20 मिनट, उसको हम समझ नहीं पाते। अगर आप 3 घंटे की एक राइटिंग है और उसको पढ़ के मूल्यांकन करके अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। अभी जो है हम इन मुद्दों पर आते हैं। तथ्य तो हो गए, तथ्य हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, तो हमने आपको बता दिया कि ये आपके पास सोर्सेस हैं। भाषा को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं कि भाषा हमें क्लिष्ट लिखनी चाहिए। आप चाहे इंग्लिश में लिख रहे हों या हिंदी में लिख रहे हों या किसी और भाषा में, ठीक है ना, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल सामान्य भाषा उपयोग करनी चाहिए, लेकिन लेम भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए। लेम भाषा मतलब जो हम दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं आपस में, वो ना यूज़ करके आप क्या करें, एक सामान्य भाषा यूज़ करें जिसमें 10वीं क्लास का बच्चा जो है उसको समझ ले, और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल बचें, ठीक है ना। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, जिसमें जो है तारतम्यता होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, लेकिन भाषा कभी भी जो है इतनी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि एक सामने वाला व्यक्ति जो है उसको समझ ना पाए, उसको कठिन शब्दों की उतना ज्ञान ना हो।
कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं जो कि साहित्य से हैं या दर्शन से हैं या किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं, तो वो क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि सही नहीं है। भाषा हमेशा सामान्य होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए। कल्पना की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आपके निबंध में। कल्पना, जब तक आप कल्पनाशील प्राणी ही अच्छा निबंध लिख सकता है। कल्पना पहले करेंगे फिर उसके बाद, यानी कि कल्पना करते समय जो है हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जो हमें हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी निबंध लिखना शुरू करें तो हमें फ्रेमिंग करनी चाहिए। फ्रेमिंग, ड्राफ्टिंग, सारी कल्पनाशीलता जो है यहीं पर आपको दिखानी चाहिए। फ्रेमिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जो हमारा इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट होगा उसमें जो है हम लोग अभी एक निबंध जो है उसको फ्रेम करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, लालच की नहीं। उस पर हम लोग एक अच्छा फ्रेम करेंगे। फ्रेम करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप फ्रेम नहीं करेंगे तब तक आप जो है अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। इसके लिए आप हमेशा जब भी एग्ज़ाम में 5 से 10 मिनट आप अपनी कल्पना और फ्रेमिंग पर देंगे, ठीक है ना। जब तक आप कल्पनाशील नहीं होंगे, जब तक आप सारे डायमेंशन को, सारे समस्याओं को सोचेंगे नहीं, आपके पास कितने फैक्ट हैं, कितनी समस्याओं पर हम लिख सकते हैं, उसको अगर अभी एजम नहीं करेंगे, एजम्पशन में नहीं लाएंगे, तब तक जो है आप अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। तो कल्पना का बहुत बड़ा महत्व होता है। वही विचार, कल्पना के साथ साथ जो है हमारे विचार भी आपको परिलक्षित होते हैं निबंध में। जैसे ही आपने कल्पना कर ली कि ऐसा ऐसा हमें निबंध लिखना है, तो हर टॉपिक पर आपके विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके जो बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बचपन से महिलाओं के प्रति जो है नेगेटिव उनका एटीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो वो एटीट्यूड को कभी भी अपने निबंध में नहीं परिलक्षित होने देना कि महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं। बहुत सारी महिलाओं को पुरुषों के प्रति जो है तो लिंग भेद पर ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी वर्ग से आते हैं। जैसे दलित वर्ग से कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो सवर्णों के बारे में अपने आसपास सुनता रहता है। बहुत सारे अब सोशल मीडिया आदि पे भी देखते हैं कि बहुत सारे हेट स्पीच आदि देखे जाते हैं। वो शब्द आपके नहीं आने चाहिए कहीं पर भी। जो डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित कोई भी शब्द है वह आपके विचार में नहीं दिखने चाहिए। जो पूर्वाग्रह हैं आपकी महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति, किसी देश के प्रति, वो आपका विचारों में नहीं दिखना चाहिए। यानी कि नेगेटिविटी, गलत चीज़ें वो आपके विचार में नहीं। हमेशा आपके विचार जो है कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसे डायरेक्शन में जो होना चाहिए जो क्या करे, सॉल्यूशन बेस्ड हो। यानी कि हमेशा जो है हल पर हम ध्यान देंगे, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, समस्याओं को लिख के समस्याओं का समाधान अवश्य बताएंगे। तो इससे आपका एक विचार जो है एक प्रशासक की तरह दिखेगा, जिससे कि आपके अंक जो है निबंध में बढ़ जाएंगे। वहीं अभिव्यक्ति जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैंने बताया कि एक तो पैराग्राफ में आपको इसको लिखना है। पैराग्राफ में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी होंगी। तो 2 पेन से आप लिखेंगे। एक पेन जो है आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जैसे ब्लू से आप पूरा निबंध लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कामा अंडरलाइन करने के लिए अन्य पेन का, ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं। कुछ कोटेशन जो है ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, या कुछ जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये पैराग्राफ्स में लिखिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिप्रेजेंटेशन में आप जो है सेक्शन वाइज सारे क्या करें, पहले मुद्दा, समस्या, समाधान, ये एक साथ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है करते हैं कि हम समस्याएं एक साथ लिख देंगे फिर समाधान एक साथ लिख देंगे। तो उसमें समाधान में क्या होता है, कुछ समस्याएं हमारी हमने बताई, उसका समाधान हमने नहीं लिखा, छूट जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा कि भारत में गरीबी की समस्या है, तो गरीबी की समस्या, गरीबी क्या होती है, गरीबी जो है क्या, गरीबी के क्या मानक हैं, हमने बता दिया। रंगराज हम जो है तेंदुलकर समिति के आधार पर उपभोग मान लिया, इनकम बेस मान लिया, कुछ भी हमने लिख दिया। इसकी समस्या कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, जो है संसाधनों की कमी है,
और ये है सारी चीज़ें लिख दी, तो वहाँ पर सॉल्यूशन भी आप लिखेंगे कि भारत सरकार जो है क्या कर रही है, संविधान में हमारे क्या कहा गया है, हमारा व्यक्तिगत विचार क्या है कि हम गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। ये तीनों मॉडल जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ लिखें जैसे वैसे, तो रिप्रेजेंटेशन जो है आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छा तभी होगा जब आप मैक्सिमम जो है लेखन का अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम लेखन के अभ्यास को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है लगातार आपको ऑफलाइन क्लासेस में निबंध देता रहा हूँ। जैसे हमने 3 निबंध अभी कर लिए हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों की कॉपी भी चेक हो चुकी है, जिसमें जो जो उनकी समस्या है मैंने उस पर लिख दिया है। जैसे हमने बताया था कि 3 हमारे पास निबंध हैं, आपको भी मैं दे देता हूं। जो लोग भी ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं कि ये पहला, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि दोनों भाषाओं में लिखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। मनुष्य की पूर्ति की जा सकती है, लालच की नहीं। ठीक है ना। इसमें एक और कोटेशन है कि सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किसी एक के लालच की नहीं। ठीक है ना। तो वो लगभग एक ही है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है, हमने देखा था सतत विकास लक्ष्य और भारत। तीसरा है जलवायु परिवर्तन और भारत। एक निबंध इस पर और भी आप बना सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और कृषि, भारत में कृषि। ठीक है ना। इन 3 निबंधों को हम लोग आगे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लिखने की। अब लिखने के आधार पर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम फ्रेमिंग पर ध्यान दें। तो अगर आप नहीं लिख पाते हो तो मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे देता हूँ कि इसका जो है कम से कम एटलीस्ट आपको जो है ना इसकी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। फ्रेमिंग, इसकी फ्रेमिंग आप तैयार करो, कैसे लिखेंगे, किन डायमेंशन में लिखेंगे, क्या क्या इसमें फैक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए फैक्ट शीट जमा करो, फैक्ट शीट बनाओ, फैक्ट शीट बनाओ। इस पर जो है आप इसका इंट्रो लिखो, इंट्रोडक्शन, और वो आप अपने जो है ना किसी दोस्त मित्र या सीनियर से चेक कराओ कि क्या ये अच्छा लग रहा है। खास करके ऐसे लोगों से चेक कराना चाहिए जो यूपीएससी मेंस दे चुके हों या बहुत दिनों से यूपीएससी को गाइड कर रहे हों, आपके टीचर सीनियर हों, जो 2-4 मेंस लिख चुके हों या अभी तैयारी कर रहे हों। उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। प्रीलिम्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, फिर भी मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी होती है, वो अच्छी एनालिसिस कर लेते हैं। तो वो 2-4 साल तैयारी वाले हों, वो भी आपके निबंध को अच्छा चेक कर सकते हैं। उसमें आप जो है इन चीज़ों को कलेक्ट करके फिर निबंध लिखना शुरू करो, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम अगला मुद्दा देखते हैं कि हमारे पास कौन है। हमारे पास निबंध के कंपोनेंट हमने देख लिए थे। निबंध की सामग्री, तो इस पर लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये निबंध की सामग्री नहीं है, ये निबंध के विशेषताएं हैं। विशेषताएं, चलिए यहाँ विशेषताओं पर हम बात कर लेते हैं।
भाषा से संबंधित ये कुछ विशेष गुण हैं जो आपकी जो है निबंध में दिखने चाहिए। क्या है जो मैंने अभी, ये लगभग मैक्सिमम चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं, कुछ ऐसा नहीं है। सावधानियां क्या क्या रखनी है उस पर हम लोग कुछ बात कर लेंगे। अभी हम इन बिंदुओं पर, छोटे छोटे बिंदु हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे व्याकरण सम्मत भाषा। अब जो है इसमें ग्रामर का जो है, सामान्य ग्रामर का, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत क्लिष्ट लिखिए, बहुत टिपिकल ग्रामर की, सामान्य भाषा होनी चाहिए। ठीक है ना, भाषा बड़ी सामान्य होनी चाहिए, विषयानुकूल भाषा होनी चाहिए। यानी कि बहुत विषयानुकूल भाषा से मतलब क्या है कि आपके जो भाषा है, अगर विज्ञान तकनीकी पे लिख रहे हैं तो उस विज्ञान तकनीकी संबंधित वाक्यों शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वर्तमान तकनीकी आदि पर लिख रहे हैं तो उसमें आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो ज़रूर आएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो आज हम देख रहे हैं, ऑटोमेशन, और जो है ऑटो पायलट मोड, और HD जो है, HD वीडियोज़, 6G, जो भी आप वर्तमान में देख रहे हैं ना, तो अगर साइंस टेक पे आप लिख रहे हैं तो वर्तमान समय में होने वाले प्रयोग जो शब्द हैं, जैसे सोशल मीडिया है, स्क्रॉलिंग है, ठीक है ना, स्क्रीन टाइमिंग है, इन शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ये क्या है कि विषयानुकूल भाषा और शब्द जो है आपके निबंध में ज़रूर दिखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप साहित्य पर निबंध लिख रहे हैं तो साहित्य की भाषा थोड़ी सी क्या अलंकार वाली होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का उपयोग दिखना चाहिए। तो साहित्य, जब साहित्य से संबंधित आप लिख रहे हैं तो उसमें जो है साहित्यिक भाषाओं का थोड़ा बहुत उपयोग ज़रूर होना चाहिए। आपकी भाषा उस विषय संबंधित होनी चाहिए। वहीं हम बात करें विचारों में क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता के लिए आप जरूर फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, क्रमबद्धता में समस्या कहाँ आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिख भी चुके हैं, हमने कॉपी भी चेक की, कि इंट्रो लिख रहे हैं, फिर पता नहीं दूसरा जो तारतम्यता एक तो नहीं आ रही है। तारतम्यता के आधार पर हमने एक सिलेबस मेंशन किया है, 15 मैंने टॉपिक बताया है, उन 15 में से 5-6 टॉपिक को चूज़ करके आप सीक्वेंस में चीज़ों को लिखो। जैसे सीक्वेंस में समस्या कहाँ आती है कि आप जो है कोई मान लो हिस्टोरिकल मुद्दे लिख रहे हो, तो हिस्टोरिकल में पहले तो आप बताओगे मुद्दा, मुद्दा क्या है, समस्या, और फिर समाधान, ये क्रम होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने भौगोलिक लिखा, भौगोलिक के बाद अगर जो है अगर तुरंत आप जो है वैज्ञानिक कारणों में जा रहे हो, वैज्ञानिक समस्याओं में जा रहे हो, यानी विज्ञान और तकनीकी से समस्याओं में जा रहे हो, तो उसको जस्टिफाई करो कि कैसे ये नेक्स्ट पैरा को हम लिखेंगे और अगली समस्या ये यही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कम ज़रूरी, फिर कम ज़रूरी, तो प्रायोरिटी जो है, आप जो है अपनी प्रायोरिटी जो है वो भी फिक्स करो, सीक्वेंस फिक्स करो, मुद्दा, समस्या, समाधान टॉपिक पर काम करो। पहले समाधान लिख दिए, फिर समस्या लिखे, फिर मुद्दा लिखे, तो ये क्या लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। वैसे ही विचारों में संबद्धता होनी चाहिए। विचार क्या है कि विचार जो है, अभी आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, फिर बताया कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, तो आप कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ना करें, ठीक है ना। समाज को लेके आपका विचार जो है, मान लीजिए कि आप सोशलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, आप मतलब सामाजिक विचारक हैं, सामाजिक विचार के आधार पर आप जो है वामपंथियों की तरह लिख रहे हैं, तो वामपंथियों को लिख रहे हैं तो कहीं वामपंथ का विरोध न कर दें, ठीक है ना, करें तो लॉजिकली करें, ठीक है ना। ऐसा मतलब आपकी दो जो चीज़ें हैं वह एक ही यूनिडायरेक्शनल हो। कहीं आप बोल रहे हैं कि समाज में जो ये चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, कोई ये चीज़ है वो अच्छी है, फिर कहीं बोल रहे हैं कि समाज में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप अपने विचारों में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। तो हमेशा, और सबसे बड़ी समस्या होती है क्या कि हम जब निबंध लिखते हैं तो हम डायमेंशन में जब जाते हैं तो हम क्या है कि जो हमारा मूल विषय है उससे भटकने लगते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र होते हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को पॉलिटी बहुत अच्छी लगती होगी, किसी को इतिहास बहुत अच्छा लगता होगा, या कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस जिसका सब्जेक्ट है, किसी का दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है, तो आप क्या करते हो, हर चीज़ में
कोशिश करोगे कि इसको हम ज़्यादा लिखें। तो जब ज़्यादा लिखोगे तो आप जो है मूल विषय जो है, जो आपका विषय है, उससे आप भागने लगते हो और आप राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा लिखने लगोगे। आपका व्यवस्था क्या है, आपका मूल उद्देश्य है, मूल टॉपिक है क्या, हमारा मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, और आप जैसे ही राजनीति में घुसे, उसमें अमेरिका की राजनीति, अन्य देशों की राजनीति में अगर हम चले गए तो हम क्या करें, वहाँ हम विषय से हट जाते हैं, जो एक समस्या क्रिएट करता है। वैसे ही ये जो है सारगर्भित होने चाहिए। सारगर्भित का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट। आपके जो निबंध की लेखनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है। एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फैल गए तो पता चला कि हमें 2 टॉपिक पे जगह ही नहीं मिली। तो हमें जो है कम बातें करनी है, कॉन्क्रीट बातें करनी है, इधर उधर की उल जुलूल बातें नहीं करनी है, जिससे कि शब्दावली भी हमारी मेंटेन रहे, समय सीमा भी और शब्द सीमा भी मेंटेन रहे। इसीलिए हमेशा निबंध को कॉम्पैक्ट लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि अब ये कैसे लिखे जाएंगे, और पठनीय तो हमेशा होना ही चाहिए। पठनीय के लिए आप 2 तरीका होता है, एक तो आपकी राइटिंग, देखिए रीडेबिलिटी के लेकर के 2 तरीके हैं। एक तो आपकी राइटिंग कैसी हो, राइटिंग हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छी बुरी राइटिंग नहीं होती, राइटिंग पठनीय और गंदी होती है। पठनीय नहीं है तो बेकार राइटिंग है, ठीक है ना, और पठनीय है वो सुंदर है, नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने में आए। कोई हाई स्कूल अपना पूरा आप लेखनी लिखिए, और किसी हाई स्कूल का जो भी मीडियम है आपका, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी है, तो उसमें आप क्या करें, उसको सौंप दें कि भाई ये जो है आप इसमें पढ़ लो। 10वीं क्लास का बच्चा है, वो पढ़ लेता है, अगर समझ जाता है एक एक शब्द, तो पठनीय है। दूसरा पठनीय का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक तारतम्यता हो, उत्सुकता हो। आप जो है जैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वैसे ही पता चल जाता है इंट्रोडक्शन 1-1.5 पेज पढ़ने पे ही कि ये व्यक्ति जो है कैसा लिखेगा, यह लड़का लड़की जो है वो कैसा लिख सकता है, क्या क्या इसके काम हो सकते हैं। तो ये आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक हमारा और चीज़ बचता है कि अनुपात तो हमने बता दिया, निबंध लेखन में सावधानियाँ, ठीक है ना। सावधानियाँ ये है कि हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आप अपने दोस्तों से पूछोगे, आपकी व्यक्तिगत समस्या बता देगा, कि आप जो है किसी पार्टी ओरिएंटेड न रहे, ठीक है ना। राजनीतिक पार्टी का जो है पुट न आए, किसी व्यक्ति विशेष, मतलब किसी समाज में हो सकता है कि आप दलित वर्ग से हो, सवर्णों से आपको नफरत हो, नफरत आपको सवर्ण है, दलितों से नफरत हो, ये हो जाता है। मतलब मैं आपको एक कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ कि आप किसी और राज्य से हों, जैसे आप मराठी हों, यूपी वालों से नफरत है, या आप यूपी वाले हों, केरल वालों से नफरत है, तो ये नफरत जो है ना दिखती है लेखनी में, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, लिखोगे तो दिख जाएगी। तो कोई आपका सामाजिक विद्वेष है वो नहीं दिखना चाहिए। सामाजिक विद्वेष किसको लेकर के हो सकता है, महिलाओं को लेकर से हो सकता है, कुछ लोग फेमिनिस्ट हैं, वो पुरुषों को लेकर के उनको समस्या हो सकती है। कोई जो है गवर्नमेंट जॉब के अधिकारियों को, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो उनको जो है गवर्नमेंट जॉब वालों से दिक्कत है। कोई गवर्नमेंट जॉब है तो प्राइवेट वालों से दिक्कत है। कोई कम पैसा कमाता है तो उसको अधिक पैसे वालों से दिक्कत है। गरीब अमीर का दिक्कत है। तो ये पूंजीवादी समाजवादियों का दिक्कत है, ठीक है ना। विचारधारा में कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। विचारधारा आपकी नहीं दी। अब विचारधारा बहुत सारी होती हैं। अगर भारत में हम बात करें तो वामपंथ, दक्षिणपंथ। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इन पर जो है ना आपकी कोई पे रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। वामपंथ की कुछ अच्छाइयाँ हैं, उनको हम ले सकते हैं, दक्षिणपंथ की भी कुछ अच्छाइयाँ उनको हम ले सकते हैं। कभी भी अपनी विचारधारा को रेडिकलाइज नहीं होने देना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। जब भी आर्टिकल्स आप पढ़ें द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसका राइटर कौन है उसको थोड़ा सा जान लें, समझ लें, ठीक है ना। जैसे कि अब पी चिदम्बरम लिखेंगे
तो वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित लेख होगा, ठीक है ना, सरकार के विरोध में, ठीक है ना, होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सरकार के विरोध में सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है, ना कि विरोध करना है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान है, अगर तो आप ये नहीं कह सकते कि अभियान ही गलत है, आप ये कहेंगे कि अभियान में कुछ समस्याएं हैं। हमने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं, जैसे स्किल इंडिया है, ठीक है ना, स्किल इंडिया बहुत ही फेल स्कीम रही है, अभी तक जो है उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं देखने को मिला है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि स्किल इंडिया स्कीम ही फ्लॉप थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन में समस्या थी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, सरकार विरोधी कोई भी बात नहीं करनी है। आप सरकार के एक अंग के रूप में जा रहे हैं, तो वो आपको कहीं नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, जिसमें सारा दोष सरकार का है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। जैसे कि सोशल मीडिया में जो आप देखते हैं, खास करके न्यूज़ चैनल से बिल्कुल दूर रहें, उनकी कोई बात आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कोई भी हो न्यूज़ चैनल, चाहे वो रवीश कुमार का अपना चैनल हो, प्राइवेट चैनल हो, चाहे एनडीटीवी हो, आज तक हो, सबके अपने अपने प्रोपोगेंडा हैं। आज आप देख रहे हैं कोई भी मीडिया जो है स्वतंत्र मीडिया के रूप में नहीं दे रहे, तो उस मीडिया की बातों का बिल्कुल भी केयर ना करें। मीडिया, खास करके सोशल मीडिया से बिल्कुल बच के रहना है। आप करिए, लेकिन उसको विचारों में मत आने दीजिए। सोशल मीडिया पे जो बातें कही जा रही हैं किसी देश के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, उसको बिल्कुल ध्यान न दें। अपने आसपास की परिस्थितियों को देखें, ऑब्जर्व करें। धार्मिक एक बड़ा मुद्दा आता है, धार्मिक अभिव्यक्ति को लेकर के। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो हमेशा आप देखते हैं कि धार्मिक विद्वेष जो है राजनीतिक रूप से फैलाया जाता है, सामाजिक रूप से फैलाया जाता है। उसके जाल में कभी ना फंसें। मैं एथिक्स, नैतिकता में बताता हूँ, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, उन अच्छी बातों को हमें लेकर के चलना है। कभी भी लेखनी में किसी धर्म विरोधी कोई भी शब्द न लिखें, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, ठीक है ना। आप अपने आसपास की चीज़ों को सुन करके कभी भी अपनी लेखनी में, तो धार्मिक जो है विरोध नहीं होना चाहिए, धार्मिक समभाव होना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें समभाव लिखना है। हमेशा सभी एक हैं, सभी जो भी हैं भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। भारत की कोई भी वैदेशिक नीति का विरोध नहीं करना है कभी भी, ठीक है ना। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े हमारे रणनीतिकार बैठे हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, हो सकता है कि डिसीजन गलत हो, लेकिन वो डिसीजन गलत नहीं, उस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन गलत हम मानेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम हों जो सरकार के अच्छे ना हो, ठीक है ना। नीतियाँ गलत नहीं होती, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन गलत होता है, ठीक है ना। आप पॉलिसी को तुरंत डिनाई नहीं करेंगे, तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों का जब हम उपयोग करें तो उसमें बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। हम कांग्रेस की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा से सहमत हों, असहमत हों, हम बीजेपी की विचारधारा से सहमत हों, असहमत हों, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत हों, असहमत हों, हाँ, जब भी कोई शब्द लिखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री, अब नरेंद्र मोदी जी का नाम न लिख करके माननीय प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी का नाम न लिख करके आप क्या करेंगे, माननीय नेता विपक्ष, ठीक है ना। अगर कोई उनका कोटेशन देना है, कोई स्टेटमेंट देना है, वो अच्छी चीज़ों को लेकर के देना है। कुछ उन्होंने गलत बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको कभी कोट ही नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छी चीज़ें सभी लोग, देखिए राहुल गांधी 10 चीज़ें बोलेंगे तो हो सकता है 2 गलत चीज़ें बोल दे, 8 अच्छी चीज़ें बोलेंगे, तो वो 8 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। 2 गलत उन्होंने बोल दिया, वो ह्यूमन नेचर है, कभी निकल जाता है, मोदी जी से भी निकल जाएगा मुंह से, आपके राहुल जी से भी निकल जाएगा, अखिलेश जी से भी निकल जाएगा, आपके और भी जो आइडियल नेता होंगे उनके मुंह से भी गलत चीज़ें निकल जाती हैं, या विपक्ष के नेता हैं जिनको आप नहीं, तो वो निकल जा रही है, तो वो मीडिया उसको हाइप देती है। कभी भी आप जो है, कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी है उसका नाम कोशिश करें न लिखना पड़े, अगर लिखना है तो श्री
माननीय शब्दों का प्रयोग ज़रूर करें। जो हमारे मंत्री हैं उनके सभी के सामने जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, आपका सांसद है, आपके नेता रह चुके हैं या हैं, तो उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए और देना ही आपको चाहिए। और उनकी कोई नेगेटिव बातें आ गई, उन्होंने वो कुछ कह दिया किसी समाज विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तो उसको जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। उनकी अच्छी बातों को हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बड़ी सावधानियां हैं, इन सावधानियों को आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो आपके लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और वो आपका क्या कर सकता है, पूरा का पूरा निबंध जो है वो खराब कर सकता है। आप फेमिनिस्ट हैं, यानी कि महिलाओं के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप जो है पुरुषों के से थोड़ी नफरत सी हो जाती है आपको, तो वो एक समस्या है। आप किसी लिंग विशेष, जैसे कि हम हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं थर्ड जेंडर को, थर्ड जेंडर में जैसे LGBTQIA, ठीक है ना, हमारे सामने जो है ना बड़ी समस्या आती है जो आपके लिए LGBTQIA, ठीक है ना, ये एक समुदाय है। इसको लेकर के हमारे दिमाग में, अब आप बोलोगे LGBT तो सुना था, ये QIA क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक निबंध इस पर भी लिखेंगे। LGBT यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूयर, हाँ, और असेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल, ठीक है ना, ये इंटरसेक्स और असेक्सुअल, ये सभी जो है लिंग को थोड़ा सा डाइवर्जन को लेकर के, जिसमें जो है बड़ी समस्याएं हैं, इसको लेकर के ग्लोबल और बहुत सारे कैंपेन आदि चलते रहते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अगर आप देखें तो हिजड़ा जिसको बोला जाता है, हिजड़ा वो तो नेचुरली होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये गे होते हैं, जैसे US में इन सभी को गे बोला जाता है। गे का अर्थ ये होता है कि कोई लेस्बियन है तो महिला के साथ जो है उसको सेक्सुअली अच्छा लगता है, पुरुष के साथ जो होता है वो गे होता है। तो इस तरीके से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारी कैटेगरी है। अब इनको लेकर के ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या है, नेगेटिविटी है, या तो इनको पुरुष होना चाहिए या महिला होना चाहिए, ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जिसके अंदर बहुत सारी जो है फीलिंग्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, या उनकी जो है अपनी व्यक्तिगत एक अप्रोच है, तो उसको लेकर के हमें नेगेटिव नहीं होना है। वह एक अलग विचार है और एक अलग धारा है, उसके बारे में भी कभी, वह एक वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि महिला है, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, ये सभी जो है वनरेबल सेक्शन में आते हैं। उसी में थर्ड जेंडर भी आता है, इसको हम हमेशा थर्ड जेंडर बोलेंगे, ठीक है ना, थर्ड जेंडर बोलेंगे। इसको लेकर के कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से जो है क्या करते हैं, इस पूरी क्लास को कंक्लूड करते हैं कि हमने अभी क्या क्या देखा। उसके बाद हम तुरंत जो है क्या करेंगे, एक निबंध की फ्रेमिंग करेंगे। 35 से 40 मिनट आपको और लगेगा और ये क्लास पूरी ज़रूर देखिएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जो चीज़ें थी, जो जो हमने बताई, उसको आप कैसे एक रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल करके जो है चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हो। साथ ही हम इसमें जो है कोशिश करेंगे कि आपको एक फ्रेम जो है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लालच की नहीं, इसका फ्रेम जो है मैं यहाँ पर आपको ज़रूर दिखा दूँगा।